वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं पिछले साल रिलीज हुई एक सुपर फैंटेसी फील गुड रोमांटिक मूवी। कहते हैं जमाने बीत जाते हैं लेकिन प्यार हर जमाने में जिंदा रहता है। ऐसी कई मूवीज भी आई हैं जहां एक जमाने का कोई अपने टाइमलाइन से निकलकर दूसरे टाइमलाइन के किसी से प्यार करने लगता है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से पास्ट में जाकर किसी से प्यार हो जाता है। दोस्तों, आज की मूवी भी इसी तरह के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है, लेकिन ये उन सबसे हटके है। तो स्वागत है आपका लव अक्रॉस टाइम में। तो कहानी की शुरुआत में अपनी हीरोइन चेल्सी को दिखाते हैं, जो कि न्यूयॉर्क के एक बहुत ही नामी बैंक में काम करती है। फिलहाल वो इंग्लैंड आई है दोस्तों। उसके बैंक का इंग्लैंड के एक बहुत ही पुराने राजमहल पर एक हक है और वो उसकी नीलामी करवाना चाहते हैं। चेल्सी बैंक की तरफ से उस राजमहल की जांच करके ये बताने आई है कि आज उस राजमहल की कीमत क्या होनी चाहिए और उसके हिसाब से वो इस राजमहल को और इस जगह को किसी क्लाइंट को बेचेंगे, मतलब नीलाम करेंगे। प्रिसिला नाम की एक औरत उसको लेने आई होती है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंसी चलाती है। उसी के जरिए बैंक ने उस राजमहल को बेचने का फैसला किया है। दोस्तों, वैसे अमेरिका में चेल्सी का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि उसके साथ इस ट्रिप पर आने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में इनके बीच कोई प्रॉब्लम हुई और चेल्सी उसके साथ ब्रेकअप कर गई। प्रिसिला बताती है कि 250 साल पहले ये बहुत ही खुशहाल जगह थी और यहाँ राजवंश के लोग रहा करते थे, लेकिन आज उसे नीलाम करने की नौबत आ गई है। तब वहाँ उस राजमहल का केयरटेकर आता है, जो कि उस राजमहल और उससे जुड़ी दूसरी प्रॉपर्टीज की देखरेख करता है। उसका नाम है ग्वेब। प्रिसिला उसे बताती है चेल्सी यहाँ क्यों आई है और ये भी कि चेल्सी कुछ दिन यहाँ रहकर इस राजमहल की जांच करेगी और उसके रिपोर्ट्स के आधार पर इसका दाम डिसाइड करके नीलाम किया जाएगा। और दोस्तों, ये ग्वेब है ना, पिछले कई सालों से इसकी देखरेख करता आ रहा है। तो ये लोग पूछते हैं कि इस राजमहल को कोई खरीदना क्यों नहीं चाहता। वो कहता है कि दिखने में बढ़िया तो लगता है ये राजमहल, लेकिन कई सालों से इसे ठीक से मेंटेन नहीं किया गया था। जगह जगह डैमेज हो चुका है, छत भी जगह जगह टूटा हुआ है और इसे मेंटेन करने का खर्चा कोई उठाना नहीं चाहता। बस इसीलिए कई सालों से ये यूं ही पड़ा हुआ है। ऊपर से बेसमेंट में एक भूत भी है, शायद इसी वजह से कोई इसे खरीद कर मरना नहीं चाहता, मतलब डरते हैं सभी। इस तरह न जाने दोस्तों वो क्या क्या बातें बताकर चेल्सी को डरा देता है। खैर, चेल्सी अपनी चीजें अंदर रखती है और उसको एक कमरा दिया जाता है बढ़िया सा। और कुछ साल पहले एक रईस आदमी इसे खरीदा भी था, लेकिन इसका मेंटेनेंस करने के लिए उसने चेल्सी के बैंक से लोन लेकर आज के जमाने के हिसाब से यहाँ थोड़ी रिनोवेशन भी की थी, लेकिन वो चल बसा। उसके बाद इसे किसी और ने खरीदा नहीं, इसीलिए ये बैंक के हाथ में आ गया। बैंक खुद तो इसे मेंटेन नहीं कर सकता और इसीलिए वो इसे अच्छे दाम पर बेच देना चाहते हैं और इसी काम के लिए चेल्सी यहाँ पर आई हुई है। दोस्तों, तो चेल्सी राजमहल में हर जगह जाकर देखती है और आखिर में बेसमेंट में उतरती है। उससे ना कोई आवाज आती है तो वो घबरा जाती है कि कहीं सच में यहाँ कोई भूत तो नहीं है, और तब उसका बॉयफ्रेंड कॉल करके माफी मांगता है। हालांकि चेल्सी उससे ब्रेकअप कर चुकी थी। अचानक कॉल कट हो जाता है और फोन अपने आप स्विच ऑफ, जबकि उसमें चार्ज था। दोस्तों, अब चेल्सी और डर जाती है और एक बड़ा हैंडल वाला पेन उठाकर आगे बढ़ती है कि कहीं भी कोई दिख गया उसका सर फोड़ दूंगी। तो आगे एक आईना दिखता है, जो कि दिखने में थोड़ा अजीब भी है, जैसे कि उस पर बादल छाए हुए हों। आईने के उस तरफ एक आदमी दिखता है। दोस्तों, अब उसको देखकर चेल्सी को लग जाता है झटका और उसी तरह चेल्सी को देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है। वो पूछता है, तुम कौन हो जो मेरे कमरे में विराजमान हो? हैं? इस तरह वो कुछ ज्यादा ही शुद्ध भाषा बोलता है। अपनी चेल्सी तो पूछती कि तुम कौन हो और बेसमेंट में क्या कर रहे हो और ये कैसा ड्रेसअप करके रखा हुआ है तुमने। उस आदमी को लगता है दोस्तों कि चेल्सी आईने के पीछे खड़ी है, तो वो दोनों तरफ झांकता है और यहाँ चेल्सी भी वही सोचती है कि कहीं ये आदमी आईने के पीछे खड़ा तो नहीं, पर वहाँ कोई नहीं होता। तो दोनों रियलाइज करते हैं कि वो आईने के जरिए एक दूसरे को देख रहे हैं। वो पूछता है, तुम अलादीन के चिराग वाली कोई भूत तो नहीं हो? आईने के अंदर क्या कर रही हो? चेल्सी कहती है कि मुझे तो तुम भूत लगते हो। वो कहता है, मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ चार्ल्स बर्कली द फोर्थ। चेल्सी चौंक जाती, क्या तुम प्रिंस चार्ल्स बर्कली द फोर्थ हो? ये कौन सा साल चल रहा है बताओ? वो बताता है कि ये तो 1799 चल रहा है। चेल्सी का ड्रेस उसे बड़ा अजीब लगता है, तो वो पूछता है कि तुम किस जमाने की हो? वो कहती है कि मैं तो 2024 में जी रही हूँ। और ये सुनकर वो बौखला जाता है। दोनों की समझ नहीं आता कि ये सच है या फिर कोई सपना या इल्यूजन। दोनों खुद को पिंच करके देख लेते हैं तो पता चलता है दोस्तों कि ये सच है। दोनों आईने पे जैसे हाथ रखते हैं ना, तो दोनों को जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उस तरफ से चार्ल्स की माँ बुलाती है कि राजकुमार चार्ल्स, तुरंत आ जाओ, भोजन परोसा जा रहा है। चार्ल्स कहता है कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। लगता है दोस्तों माँ का लाडला बेटा है ये चार्ल्स, कल फिर मिलेंगे, ये कहकर वो चला जाता है। चेल्सी भी ऊपर आ जाती कंफ्यूजन में। उसके तो समझ ही नहीं आता कि बेसमेंट में हुआ क्या अभी। ये कैसे हो सकता है कि मैं 1799 के किसी राजकुमार से बात कर पाई? टाइम ट्रेवल के बारे में तो सिर्फ बुक्स में और मूवीज में देखा था, क्या सच में भी ऐसा होता है? रात को तो उसे नींद भी नहीं आती। वो यही सोच रही होती कि क्या ये कोई प्रैंक था या फिर क्या था। अगले दिन वो फिर बेसमेंट जाकर आईने को देखती है।
लेकिन ये क्या दोस्तों, अब आईना एकदम नॉर्मल लगता है और उसी का रूप उसमें रिफ्लेक्ट होता है जो होना चाहिए। वो ना चार्ल्स का नाम भी पुकारने लग जाती है कि तुम कहाँ पे हो, पर चार्ल्स नहीं आता। फिर वो राजमहल के पास बने एक आउट हाउस में जाती है जहाँ ग्वेब रहता है। वो अपना गेम खेल रहा होता है। चेल्सी पूछती है क्या सच में तुमने बेसमेंट में भूत देखा है? वो कहता है डायरेक्टली देखा तो नहीं है, लेकिन हर पूर्णमासी को बेसमेंट से कोई आवाज जरूर आती है, मैंने खुद सुनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। ये ग्वेब है ना, साइंस फिक्शन और टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखता है। तो चेल्सी उससे एक टाइम ट्रेवल बुक लेकर राजमहल में आ जाती है। अगले दिन प्रिसिला और चेल्सी इस राजमहल के आसपास की 5 प्रॉपर्टीज को देखने जाती हैं जो राजमहल को ही बिलोंग करती हैं उन्हीं को। तो रास्ते में चेल्सी इस राजमहल के इतिहास और राजाओं के बारे में पूछती है। प्रिसिला बताती है कि पिछले 3 राजाओं के वक्त तो ये काफी खुशहाल था, लेकिन बाद में चौथे प्रिंस यानी चार्ल्स बकली ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। उसने शादी भी नहीं की और वो एक आग दुर्घटना में मारा गया। उसके बाद आया 5वां प्रिंस, लेकिन उसके समय इस राज्य का और राजमहल का पतन शुरू हुआ और देखते देखते ये बैंक के पास गिरवी रख दिया गया और अब ये बैंक की प्रॉपर्टी है। बैंक इसे मेंटेन नहीं कर सकता और इसीलिए इसे बेचने की कोशिश की जा रही है। जो भी इसे खरीदेगा वो जरूर इसे गिराकर अपनी पसंद की कोई और बिल्डिंग या होटल बनाएगा और उसके साथ ही इस राजमहल का इतिहास भी मिट्टी में मिल जाएगा। चेल्सी दोस्तों यहाँ एक बात तो समझ जाती है कि चार्ल्स द फोर्थ ने शादी नहीं की और वो एक आग दुर्घटना में मारा गया और शायद वही चेल्सी को बेसमेंट के आईने में दिखाई दे रहा था। अब प्रॉपर्टी को देखकर प्रिसिला चेल्सी को राजमहल में ड्रॉप करके चली जाती है। चेल्सी भी ग्वेब का टाइम ट्रेवल बुक पढ़ने लग जाती है। उसे कुछ डाउट्स होते हैं तो वो सीधे उस बुक के ऑथर को ही कॉल करके पूछने लगती है कि क्या सच में ये टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। मैं एक जगह गई थी जहाँ पे मेरा फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया। आपके बुक में लिखा है कि ग्रेनाइट स्टोन के रेडिएशन से ऐसा हो सकता है, क्या आपको भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? इस तरह वो बुक में लिखी बातों के बारे में डिटेल में और वो भी बड़ी दिलचस्पी दिखाकर पूछती है। तो ऑथर भी खुश हो जाती है और कहती है कि इस बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। वैसे मैंने जो लिखा था वो बस मेरी थियरी थी। मेरे हिसाब से फिलहाल जो पूर्णमासी चल रही है उसका इफेक्ट भी हो सकता है वो। वैसे तुम टाइम ट्रेवल में जितनी दिलचस्पी ले रही हो उससे तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें टाइम स्लिप हुआ है। टाइम स्लिप यानी प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को देखना या पास्ट को देखना। चेल्सी कहती नहीं, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैंने तो बस आपका बुक पढ़कर सोचा कि आपसे अपने डाउट्स क्लियर करवा लूं। इस तरह वो बात को घुमा देती है दोस्तों। उसी रात वो फिर से बेसमेंट जाती है जहां आईने के जरिए वो फिर चार्ल्स को देख पाती है। लगता है टाइम पोर्टल आज भी खुला है। दोनों अभी भी विश्वास नहीं कर पाते कि वो अलग अलग टाइम लाइन से एक दूसरे को देख रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं। अब चार्ल्स कहता है कि कल तुमसे मिलने के बाद ना मैं सारा का सारा दिन यही सोचता रहा कि क्या ये सच है या फिर नहीं। मैंने तो कई बार आकर इस आईने को देखा भी, लेकिन ये नॉर्मल लग रहा था। मुझे लगता है कि सिर्फ रात को ही ये बदल जाता है और मैं तुम्हें देख पाता हूँ। तो दोस्तों अब चेल्सी अपने बारे में बताती है कि मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ और हाल ही में इंग्लैंड आई हूँ। चार्ल्स भविष्य की दुनिया के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक होता है। वो जानना चाहता है कि इन 250 सालों में दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो चेल्सी बताने से जरा डरती है क्योंकि उसे लगता है कि टाइम ट्रेवल के जरिए फ्यूचर की बातों को पास्ट के आदमी को बताने से शायद वक्त के बहाव में बदलाव आ जाए या फ्यूचर से कोई चीज अगर पास्ट में गई तो उससे दुनिया पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। जैसे कि अगर पास्ट में कोई बीमारी थी जिसका इलाज ना होने के कारण बहुत लोग मरे, लेकिन उस बीमारी का इलाज अब हमारे पास है, तो उस दवा को अगर पास्ट में ले जाया गया तो उससे प्रेजेंट की दुनिया पर बुरा असर ना पड़े। ये सारी बातें सुनकर चार्ल्स तो हंसता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें डर किस बात का है। अगर वो दवा पास्ट के लोगों को मिली तो लोगों की जानें ही तो बचेंगी ना, ये तो अच्छी बात है। खैर अगर तुम्हें इतना ही डर है तो मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर की कोई भी चीज मैं पास्ट में ले जाने की जिद नहीं करूंगा। इसके अलावा और कोई दिलचस्प बात हो तो बताओ, जैसे कि कोई तकनीकी या वैज्ञानिक तब्दीलियां वगैरह। तो चेल्सी बताती है कि मेरे टाइमलाइन में लोग उड़ते हैं। वो चौंक जाता है, क्या लोग उड़ते हैं? फिर चेल्सी समझाती है कि हवाई जहाज बन चुका है जिसमें ढेरों लोग चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में जा पाते हैं। यहाँ से न्यूयॉर्क जाने में सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। चार्ल्स कहता है वाह, हमें तो 3 महीने लग जाते हैं। और सुनो चार्ल्स, यहाँ कार्ड्स नाम के वाहन है जिसमें इंजन लगा होता है। चार्ल्स कहता है हम तो घोड़ा गाड़ी में जाते हैं। अच्छा चार्ल्स, तुम्हारे टाइम में लंदन जाने में कितना वक्त लगता है? वो कहता है 1 हफ्ता। तो चेल्सी कहती है बाप रे, हमें तो सिर्फ 4 घंटे लग जाते हैं। फिर चेल्सी उसे अपना फोन दिखाकर कहती है कि इसके जरिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं और वो भी उसे देख कर बात कर सकते हैं, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों इस बेसमेंट में ये फोन काम नहीं करता। ये फोन हाथ में हो तो जैसे पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में है। चार्ल्स तो एकदम दंग रह जाता है कि कितना कुछ बदल गया है दुनिया में और दुनिया में क्या क्या नया आया है। फिर दोनों इस तरह बातें करते हैं, अपनी अपनी टाइमलाइंस की कई बातें शेयर करते हैं। फिर चार्ल्स उठकर किचन में जाकर कॉफी और कुकीज लाता है। वो आईने के जरिए चेल्सी को भी एक कुकी देता है। उसका टेस्ट जो है ना लाजवाब होता है दोस्तों, लेकिन अचानक चेल्सी को सांस लेने में तकलीफ होती है। दरअसल उसमें नट्स मिले हुए थे और चेल्सी को नट्स से एलर्जी है। तो चार्ल्स घबरा जाता है और वो आईने के जरिए अपने जमाने से यहाँ प्रेजेंट में आ जाता है।
वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। चेल्सी कहती है कि उस तरफ किचन है जहाँ एक बैग होगा, प्लीज उसे जल्दी लेकर आ जाओ। अब चार्ल्स भागकर जाता है और वो बैग लेकर आ जाता है। उसमें से एलर्जी का कोई इंजेक्शन निकालकर चेल्सी लगा लेती है। तब जाकर उसकी हालत में सुधार आता है और वो सांस ले पाती है। फिर पूरी रात दोनों बातें करते हैं और चेल्सी वहीं सो जाती है। चार्ल्स को भी नींद आ जाती है और वो भी दोस्तों वहीं बैठा बैठा सो जाता है। अब सुबह वो देखते हैं ना तो आईना नॉर्मल हो चुका है, मतलब पोर्टल खुला नहीं है, बंद है। चेल्सी घबरा जाती है कि अब तुम्हें अपनी टाइमलाइन में कैसे जाना होगा। तो चार्ल्स कहता है कि अब मुझे रात तक इंतजार करना होगा, रात को ही पोर्टल खुलेगा तो मैं जा पाऊंगा, फिक्र मत करो। वैसे मुझे जरा भूख लगी, प्लीज कुछ करो ना। अब चेल्सी उसे ग्वेब की नजरों से बचाकर राजमहल में लेकर आ जाती है। वो देखता है कि 250 सालों में राजमहल काफी बदल चुका है। किचन में वो नाश्ता बनाने में चेल्सी की मदद करता है। वो पूछता है कि यहाँ बना हुआ नया गुसल खाना काफी शानदार है और वो टॉयलेट वो बड़ा मजेदार है। वैसे फ्लश करने के बाद वहां से ये वेस्ट मटेरियल जाता कहाँ है और पानी अपने आप कैसे अंदर आ जाता है। इस तरह दोस्तों वो टॉयलेट के बारे में कई सवाल पूछता है। तो चेल्सी कहती है एक बार फ्लश हो गया तो गया, उसके बारे में इतना सवाल मत करो यार, फिर मैं नहीं तो नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। वैसे तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी ना। तो चार्ल्स कहता है कि कुछ साल पहले मेरे पिता चल बसे, उसके बाद राज्य का कार्यभार मेरे सर पर आ गया, लेकिन मुझे उन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। पर राजकुमार होने के नाते मुझे मजबूरन राजगद्दी पर बैठना पड़ जाता है। वो आने वाला कमरा मेरा सीक्रेट रूम है, सिर्फ माँ जानती है कि मैं वहां जाता हूँ। जब मैं कमरे से बाहर नहीं आता तो वो मुझे परेशान नहीं करती और मेरी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तब बाहर से ग्वेब दोस्तों चार्ल्स को देख लेता है और उसका अजीब सा ड्रेस वगैरह देखकर उसे शक होता है कि ये है कौन। पर उसे चार्ल्स को देखते हुए चेल्सी देख लेती है और वो तुरंत ही चार्ल्स को अंदर लेकर जाती है और बताती है ये इस समय प्रेजेंट टाइम में राजमहल का केयरटेकर है। चेल्सी बाहर जाती है दोस्तों तो ग्वेब पूछता है अंदर वो आदमी कौन है बताओ, है क्या आप उसे लेकर आई है। चेल्सी कहती है कौन आदमी, किसकी बात कर रहे हो, मैं तो किसी को नहीं देखा। इस तरह बात को टालकर वो चली जाती है। पर ग्वेब को शक दूर नहीं हुआ था दोस्तों। वो अंदर जाकर देखता है लेकिन चार्ल्स उससे छुप जाता है। फिर चेल्सी लौटकर अपना काम कर रही होती है कि तभी प्रिसिला कॉल करती है कि राजमहल को खरीदने के लिए एक क्लाइंट मिल चुका है, जल्दी हम राजमहल को बेच देंगे। शुरू में तो चेल्सी जल्द से जल्द इस राजमहल को बिकवा कर अपना काम खत्म करके वापस जाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों अब वो उदास है कि अगर किसी ने राजमहल खरीद लिया और उसे गिराकर कुछ और बना दिया तो वो कभी चार्ल्स से मिल नहीं पाएगी। और तो और इससे पहले कि इस राजमहल को कुछ हो जाए उसे चार्ल्स को सेफली उसके टाइमलाइन में भेजना होगा। उस रात भी दोनों बेसमेंट में जाकर देखते हैं लेकिन आईना तो नॉर्मल का नॉर्मल होता है, मतलब चार्ल्स आज भी दोस्तों अपने टाइमलाइन में नहीं जा सकता। चेल्सी को बहुत ही बुरा लग जाता है कि उसकी जान बचाने के लिए चार्ल्स को इस टाइमलाइन में आना पड़ा बताओ, और अब वो वापस नहीं जा पा रहा। दोस्तों जान बचाने के लिए वो इसीलिए बोल रही है क्योंकि जब उसको नट से एलर्जी हुई तो चार्ल्स बाहर आया आईने से, उसके बाद वो किचन से इंजेक्शन लेकर आया तभी उसकी जान बच पाई मतलब। लेकिन तभी चार्ल्स कहता है कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ बड़ा मजा कर रहा हूँ, मजा आ रहा है यहाँ पे, वहां रहता तो अकेला रहता, कम से कम यहाँ तुम तो हो। तो चेल्सी उसको सोने के लिए कमरा देती है और वो वहां मस्त सो जाता है। अब अगले दिन दोस्तों चेल्सी उसे पहनने के लिए ट्रैक सूट देती है क्योंकि 2 दिन से उसने एक ही ड्रेस पहन के रखा हुआ है। ट्रैक पैंट का इलास्टिक देखकर वह हैरान और उसे खींच कर देख लेता है कि ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चेल्सी उसे शूज भी ला कर देती है। वो एक तरफ अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो चेल्सी यहाँ अपने लैपटॉप पे चार्ल्स बार्कले के बारे में सर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि वो जून 24, 1799 को एक आग दुर्घटना में मारा गया था। उसके हिसाब से चार्ल्स अब लगभग दोस्तों 1 महीना ही जिंदा रहेगा, जिसके बाद राजमहल के पास एक फार्म हाउस में आग लगेगी जिसमें चार्ल्स मर जाएगा। तभी चार्ल्स ड्रेस चेंज करके आ जाता है जो चेल्सी झट से लैपटॉप बंद कर देती है। वो पूछता है ये क्या चीज है। चेल्सी बताती है मैंने तुम्हें जो फोन दिखाया था ये उसी तरह का एक डिवाइस है, इसमें मैं अपना काम करती हूँ। तो चार्ल्स कहता है मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, देखने का मन है बाहर की दुनिया, तुम भी चलोगी क्या। फिर चार्ल्स और चेल्सी राजमहल के पास वाले एक जंगल में घूमने जाते हैं। तो चेल्सी पूछती है एक बात बताओ, तुम्हें अपने टाइमलाइन और इस टाइमलाइन में क्या फर्क नजर आ रहा है। चार्ल्स कहता है मुझे तो लगता है कि मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ। 2 दिन पहले अपने टाइमलाइन में मैं इसी जंगल से गुजरा था, तब यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लताएं वगैरह थी, लेकिन अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। फिर चेल्सी उससे उसके परिवार के बारे में पूछकर उसके बारे में काफी बातें जान लेती है। अगले सीन में चेल्सी ग्वेब से पूछती है कि यहाँ 1799 में जो प्रिंस चार्ल्स बार्कले रहता था उसके बारे में तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, सुना है वो किसी आग दुर्घटना में मारा गया था। तो वो कहता है कि मैं कोई हिस्ट्री टीचर थोड़ी ना हूँ, पीछे की तरफ एक सिमेट्री है, शायद वहाँ पे उसकी कब्र होगी, तुम जाकर देख लो। चेल्सी तुरंत जाकर देखती तो वहाँ पे चार्ल्स का कब्र होता है, लेकिन उसमें कोई और डिटेल नहीं होती कि वो कैसे मरा। उस रात दोस्तों चेल्सी बुक पढ़ रही होती है, तभी चार्ल्स आकर बताता है कि मैं फिर बेसमेंट में गया था लेकिन आईने वाला पोर्टल अभी तक नहीं खुला
अब दोस्तों इस बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वो उस टाइम ट्रेवल बुक के ऑथर से मिलने जाती है। पहले तो चेल्सी टाइम ट्रेवल के बारे में आम सवाल करती थी, लेकिन आखिर में वो पता लगा ही लेती है कि सच में पूर्णमासी के वक्त ही टाइम ट्रेवल वाला पोर्टल खुलेगा। इसी बीच प्रिसिला एक क्लाइंट को लेकर आ जाती है जो कि इस राजमहल को खरीदने में इंटरेस्टेड है। उनको देखकर चार्ल्स चुपके से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आता है तो वेब से टकरा जाता है और तुरंत वो पहचान जाता है कि अरे तुम तो उस दिन चेल्सी के साथ किचन में थे, राइट? फिर उसने तो ये कहा कि अंदर कोई आदमी नहीं था, तुम अंदर कैसे आए और इस तरह छुपकर बाहर क्यों निकले, बताओ? तो चार्ल्स उसे सच बता देता है कि उस औरत और आदमी को देखकर मैं चुपके से बाहर निकल गया, बस और कुछ नहीं। तो ग्वेब कहता है कि ओ, तो मेरा गेस सही था, तुम चेल्सी के बॉयफ्रेंड हो और वो अपने बॉस को बिना बताए तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गई, और अगर उसके बॉस को पता चला तो उसकी नौकरी चले जाएगी, इसलिए वो तुम्हें अंदर छुपा रही है, राइट? ठीक है, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जब तक वो दोनों चले नहीं जाते तब तक तुम मेरे कमरे में रहो। कहकर वो चार्ल्स को अपने आउट हाउस में लेकर चला जाता है। वहाँ उसे गेम वगैरह खेलते हुए देखकर चार्ल्स तो काफी हैरान कि ये सब क्या है, एकदम जादू लग रहा है। चार्ल्स को बड़ी भूख भी लगी होती है तो ग्वेब उसे बाहर लेकर जाता है और पहली बार कार को देखकर वो बहुत एक्साइटेड होता है। तब उसे चेल्सी की बात याद आती है कि इसमें तो इंजन नाम की चीज होती है और इसे चलाने के लिए घोड़े की जरूरत नहीं पड़ती। उसका बर्ताव देखकर ग्वेब कहता है कि तुम कार को इस तरह क्यों देख रहे हो, जैसे पहली बार देख रहे हो? तुम न्यूयॉर्क से ही हो ना या कहीं और? वहाँ तुमने कभी कार नहीं देखी क्या? फिर वो चार्ल्स को शहर के अंदर ले जाकर उसके लिए बर्गर खरीदने चला जाता है और चार्ल्स तो आती जाती गाड़ियों को ताकने लगता है। ग्वेब बर्गर लेने जाता है तो उसे खाकर चार्ल्स कहता है, इस चीज का नाम क्या है दोस्त? काफी टेस्टी है और तो और इसे खाने के लिए ना बैठने की जरूरत है और इसे प्लेट पर रखकर भी खाना नहीं पड़ जाता, बहुत ही मस्त है, चलते फिरते भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ग्वेब को तो दोस्तों और शक हो जाता है कि ये किस जमाने में आ गया, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कौन से समय का है। इतने में चेल्सी राजमहल लौट आती है तो वो क्लाइंट कहता है कि मेरा एक आर्किटेक्ट आकर इस राजमहल की जांच करेगा, उसके बाद ही मैं फैसला कर पाऊंगा कि इसे खरीदना है या फिर नहीं। प्रिसिला और क्लाइंट के जाने के बाद चार्ल्स और ग्वेब आ जाते हैं तो चेल्सी पूछती है कि ग्वेब ने तुम्हें देखा कैसे? तो चार्ल्स उसे सब बता देता है। फिर चेल्सी कहती है कि मुझे ना बहुत ही डर लग रहा है चार्ल्स, मैं बस तुम्हें सही सलामत तुम्हारे टाइमलाइन में पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हारे यहाँ रहने से इस टाइमलाइन में कोई अजीबोगरीब बदलाव ना हो जाए जिसकी वजह से तुम पर और दुनिया पर कोई और मुसीबत ना आ जाए, बस इसी बात का डर है मुझे। वैसे मैंने टाइम ट्रेवल के बारे में एक एक्सपर्ट से पूछताछ की थी और मुझे पता चला है कि पूर्णमासी को ही पोर्टल खुलेगा, मतलब हमें और 25 दिन इंतजार करना पड़ेगा। चार्ल्स कहता है, मैंने उस औरत और आदमी की बात सुनी थी जो राजमहल देखने आए थे, वो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसको खरीदेंगे और इस राजमहल को गिराकर वो यहाँ पे कोई और मकान बनाने जा रहे हैं। क्या हम ऐसा होने से रोक नहीं सकते? चेल्सी कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एक बार ये राजमहल बिक गया ना तो खरीदार अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी बना सकता है, उसे हम नहीं रोक सकते, और इतना बड़ा महल खरीदने के लिए मेरे पास रोकड़ा नहीं है, वरना मैं इसे खुद खरीद कर खुद इसे मेंटेन करवा देती। अब अगले दिन दोनों दोस्तों आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाते हैं और बताते हैं कि एक पुरातन राजमहल है जो कि अब बैंक के कब्जे में है, वो उसे किसी प्राइवेट क्लाइंट को बेचना चाहते हैं। क्या सरकार उसे अपने कंट्रोल में लेकर उसे हेरिटेज साइट की तरह सुरक्षित नहीं रख सकती? वहाँ की स्टाफ उस राजमहल के इतिहास को चेक करके कहती है कि हमने पहले से इस तरह के पुरातन राजमहल और हेरिटेज साइट्स की लिस्ट निकाल कर रखी हुई है, और आप जिस राजमहल की बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ 250 साल पुराना है। ऐसे साइट्स अमेरिका में रेयर होंगे, लेकिन इंग्लैंड में इससे भी बहुत पुराने साइट्स मौजूद हैं, इसलिए इसे हम हेरिटेज साइट नहीं मानते। ये सुनने के बाद चार्ल्स बड़ा उदास होता है क्योंकि ये राजमहल उसके परिवार का इतिहास है, उसकी पहचान है, जिसे अब मिटने की नौबत आ गई है, बताओ। तो चेल्सी उसको दिलासा देती है कि अगर मेरे पास इसे खरीदने के लिए उतनी बड़ी रकम होती ना तो मैं तुम्हारी खातिर इस राजमहल को जरूर खरीद लेती। ये सुनकर वो अपने जमाने के हिसाब से उसके हाथ पर किस करके शुक्र अदा करता है कि तुमने मेरे लिए इस कदर सोचा, थैंक यू। चेल्सी को ये थोड़ा अजीब भी लग जाता है, लेकिन लगता है दोस्तों इनके बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। फिर वो राजमहल से जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी पे जाते हैं। दरअसल यहीं पर वो आग दुर्घटना हुई थी जिसमें चार्ल्स मारा गया था। वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ किसी साल में आग लगी थी और उसमें चार्ल्स कैसे जलकर मरा। यहाँ पे चेल्सी उसे सच बता देती है कि इतिहास के मुताबिक 34 साल की उम्र में जून 24, 1799 को यहाँ पे आग दुर्घटना में तुम जलकर मर गए थे चार्ल्स, और तुम्हारे टाइमलाइन के हिसाब से बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं तुम्हारे मरने में। चार्ल्स कंफ्यूज होता है कि ये तुम क्या कह रही हो, और उसे यकीन दिलाने के लिए चेल्सी उसे उसके कब्र पर लेकर जाती है जहाँ पे उसके जन्म और मरण की तारीखें लिखी होती हैं, जिसके मुताबिक उसकी मौत 24 जून 1799 को हुई थी। लेकिन उसको देखकर चार्ल्स कहता है कि इसमें तो सिर्फ इन मेमोरी ऑफ लिखा है, मतलब यहाँ मेरी बॉडी नहीं रखी गई, मेरी यादगार के तौर पर मेरा हैट या मेरे शूज या मेरी पसंद की कोई चीजें यहाँ पर रखी गई होंगी।
अब चेल्सी फिर कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। चार्ल्स उसे समझाता है कि मैं उस आग दुर्घटना में नहीं मरा था शायद, क्योंकि इस टाइमलाइन में आने से पहले मेरे मन में पता नहीं क्या चल रहा था। मैं तो राजमहल, राज्य और राजगद्दी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाना चाहता था। अब भी मैं वापस अपने टाइमलाइन में नहीं जाना चाहता, बल्कि कहीं और जाकर एक पीसफुल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उस आग दुर्घटना तक यहाँ रुका हूँगा, और ना ही मैं उस आग दुर्घटना में मरा हूँगा। शायद मेरे परिवार ने ये सोच लिया कि मैं उस आग दुर्घटना में जलकर मर गया, और इसीलिए उन्होंने मेरी चीजें यहाँ दफनाकर मेरी यादगार के तौर पर यह कब्र बना ली। अब चेल्सी को लगता है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि जरूर चार्ल्स इस आग दुर्घटना में जलकर मर गया था, और क्योंकि उसका शरीर नहीं मिल पाया तो उसके परिवार ने उसकी चीजें इस कब्र में दफना दी। चार्ल्स कहता है कि देखो जो भी हो, लेकिन क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ आग दुर्घटना होने वाली है, तो मैं अपने टाइमलाइन में जाकर यहाँ काम करने वाले लोगों को बचा सकता हूँ। पर चेल्सी नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि उसको डर है कि पास्ट में अगर ऐसा बदलाव हुआ तो फ्यूचर में उसका कोई बुरा असर पड़ सकता है। चार्ल्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो आग दुर्घटना जरूर होगा और मैं बस लोगों को उसमें जलकर मरने से बचाऊंगा, इसलिए इतिहास में कुछ नहीं बदलेगा। अब अगले दिन दोस्तों प्रिसिला चेल्सी को बताती है कि वो क्लाइंट इस राजमहल को खरीदने के लिए मान गया है, लेकिन कागजात वगैरह तैयार करने में कुछ टाइम लगेगा। चेल्सी तो प्रार्थना करने लगती है कि उससे पहले कैसे भी करके पोर्टल खुल जाए और चार्ल्स अपनी टाइमलाइन में पहुंच जाए। इसी बीच चार्ल्स आसपास की जगहों में घूमने जाता है। उसके हाव भाव, चाल चलन इस जमाने के लोगों की तरह बदल चुके होते हैं दोस्तों। वो ग्वेब से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है, तो ग्वेब कहता है कि चेल्सी भी मुझसे टाइम ट्रेवल के बारे में एक बुक लेकर गई थी। वैसे तुम दोनों को टाइम ट्रेवल के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है? खैर जो भी हो, अब मेरे पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति होती तो पता है मैं क्या करता। मैं बहुत पास्ट में जाकर बैंक में एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करता। 200 साल बाद उस पर ब्याज ब्याज ऊपर से ब्याज इतना जमा हो जाता, और जब मैं 200 साल बाद के टाइमलाइन में टाइम ट्रेवल करके आता तो वो अमाउंट पता है मिलियंस बिलियंस में होता, और तब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। उसका आइडिया काफी बेकार लगता है दोस्तों, और चार्ल्स भी उसे सीरियसली नहीं लेता। वो फैसला करता है कि वो जब तक यहाँ पे है चेल्सी के साथ खुश रहेगा। इनके बीच प्यार भी होने लग जाता है। एक दिन चेल्सी अपने बैंक को कॉल करके अपने बॉस से बात करती है और पूछती है कि इस राजमहल को बेचने के बजाय इसे सरकार के हवाले करके इसे बचाने का कोई चांस है क्या? उसकी बातें सुनकर चार्ल्स के दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ जाता है कि चेल्सी उसका राजमहल बचाने के लिए कितनी कोशिशें कर रही है। इसी बीच राजमहल को खरीदने जो क्लाइंट आया था दोस्तों, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। एक हफ्ता निकल जाता है। 2 दिन के बाद होती है पूर्णमासी, और तभी बेसमेंट का पोर्टल खुलेगा और चार्ल्स तभी अपने टाइमलाइन में जा पाएगा। दोनों खुश भी हैं और दुखी भी। उसके बाद वो मिल नहीं पाएंगे ना। आखिरी बार दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तब चेल्सी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में और अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। चार्ल्स कहता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए ना कई लड़कियां देखी, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तो चेल्सी पूछती है अपने टाइमलाइन में वापस जाकर तुम सबसे पहले क्या करोगे? तो चार्ल्स कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलूंगा। इतने दिनों से वो मुझसे अलग होकर बहुत दुखी होंगी। फिर मैं उस फार्म में लगने वाली आग से लोगों को बचाऊंगा, पर तुम फिक्र मत करना, मैं आग लगने को नहीं रोकूंगा, सिर्फ लोगों को बचाऊंगा। आग जरूर लगेगी, पर तुम मुझे बहुत याद आओगी, सच बता रहा हूँ। चेल्सी उदास हो जाती है क्योंकि वो चार्ल्स से प्यार करने लगी थी और उससे अलग नहीं हो पाती। तो चार्ल्स कहता है कि मेरे जाने के बाद और इस राजमहल के बिक जाने के बाद तुम क्या करोगी? क्या तुम वापस न्यूयॉर्क चली जाओगी? वैसे दोस्तों दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अलग होने के बारे में सोचकर दुखी भी, लेकिन ये बात वो खुलकर नहीं कहते। हंसकर बातें करते हुए दोनों घर लौट आते हैं। चार्ल्स फिर कहता है कि ये 1 महीना कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल तुम्हारे साथ बीते हैं, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगा। कहकर वो चेल्सी के हाथ को पकड़कर उस पर किस करता है और दोनों अपने प्यार का इजहार करने ही वाले होते हैं, लेकिन चेल्सी गुड नाइट कहकर चली जाती है। ये सब ग्वेब देख लेता है दोस्तों और चार्ल्स से कहता है कि अबे यार प्यार है तो उसे लिप किस कर देना, हाथ पे कौन करता है? तो चार्ल्स हंस पड़ता है और कहता है वो सब रहने दो, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल इन थोड़े दिनों में चार्ल्स और ग्वेब की दोस्तों अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। तो ग्वेब कहता है कि हाँ हाँ तेरे लिए तो जान हाजिर है, बोल। अगले दिन दोस्तों वो क्लाइंट कॉल करके चेल्सी से राजमहल के कागजात वगैरह मांगता है। चेल्सी भी उससे मिलने जाती है और उसके जाने के बाद चार्ल्स और ग्वेब मिलकर घर में एक फेयरवेल डिनर की तैयारियां करते हैं। चेल्सी जब लौटती है तो चार्ल्स ने उसके बेड पर एक गाउन रखा होता है। वो उसे पहनकर नीचे आती है तो चार्ल्स 18वीं सेंचुरी के अपने ड्रेस में होता है और दोनों एक मस्त रोमांटिक डांस करते हैं। तो चेल्सी कहती प्लीज तुम मत जाओ ना, यहाँ मेरे पास रहो। चार्ल्स कहता है कि मेरा बस चले तो मैं भी जाना नहीं चाहता, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे उस आग से अपने लोगों को बचाना है। और तो और ग्वेब ने मुझसे कुछ बातें कही
और मुझे लगता है कि मैं अपने राजमहल को बचा सकता हूँ। लगता है दोस्तों चार्ल्स ने ग्वेब की बातों को सीरियसली ले लिया कि किसी बैंक में पास्ट में जाकर एक छोटी अमाउंट डिपॉजिट करने से फ्यूचर में वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। चार्ल्स ने कोई प्लान बना लिया है, लेकिन वो चेल्सी को कुछ खुलकर नहीं बताता। फिर उस मस्त से रोमांटिक डिनर के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह चेल्सी देखती है कि आज पूर्णमासी है, यानी आज वो पोर्टल खुलेगा। उसे बड़ा दुख होता है कि आज चार्ल्स उसे छोड़कर चला जाएगा। वो काम के सिलसिले में बाहर चली जाती है तो चार्ल्स वहाँ एक पुराने बैंक के बारे में पढ़ता है जो कि चार्ल्स के जमाने से चला आ रहा है और आज भी है। वो ग्वेब से पूछता है कि उस दिन तुमने कहा था कि पैसे नाम की कोई चीज होती है और पास्ट में थोड़ा अमाउंट बैंक में जमा करने से 200 साल के बाद वो अमाउंट बहुत ही बड़ा होगा। मुझे कोई ऐसा बैंक बताओ जो 18th सेंचुरी में था और आज भी है। ग्वेब तो गुस्सा हो जाता है कि तुम सच बताओ, तुम हो कौन? जब से आए हो बस ये टाइम ट्रेवल कर रहे हो। कभी कार को देखकर चौंक जाते हो, कभी बर्गर को देखकर चौंक जाते हो। क्या हो, न्यूयॉर्क से आए हो तुम, लेकिन कभी तुमने गेम नहीं खेला? अरे तुम हो कौन बताओ? इस तरह सवाल पे सवाल करते हुए वो चार्ल्स के चेहरे को ध्यान से देखता है और चौंक कर पूछता है कि बिल्कुल बिल्कुल यही फेस वाला राजमहल की एक पेंटिंग में मैंने देखा। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? चार्ल्स कहता है कि चार्ल्स बार्कले द फोर्थ। अरे तो क्या तुम इस राजमहल के राजा हो? चार्ल्स कह देता है कि हाँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मतलब राजा था। अच्छा, तो इसीलिए तुम और चेल्सी टाइम ट्रेवल के बारे में इतना सब पूछ रहे थे, पर तुम यहाँ टपके कैसे? और तब चार्ल्स उसे बेसमेंट के उस आईने के बारे में बताता है जहाँ टाइम पोर्टल खुला था। कहता है कि मैं उसी टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ पहुंचा। मुझे वापस अपनी टाइमलाइन में जाकर अपने लोगों को बचाना है और इस राजमहल को नीलाम होने से बचाना है। उसके लिए मुझे तुम्हारा आइडिया सही लगा, पैसे जमा करने वाला। प्लीज मेरी मदद करो। वो कहता है कि ठीक है, मैं जरूर मदद करूंगा। वैसे तुम वापस तो आओगे ना? चार्ल्स कहता है वो तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता, पर इस राजमहल को अगर मैं बचा पाया तो मैं वापस आ सकता हूँ। उस रात चेल्सी और चार्ल्स बेसमेंट में उस पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं और वो पोर्टल खुला होता है। जाने से पहले चार्ल्स अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों किस। चेल्सी बहुत इमोशनल होती है दोस्तों, पूछती है तुम वापस कब आओगे? चार्ल्स कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा वापस आने की। चेल्सी से विदा लेकर वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। अगले दिन दोस्तों ग्वेब चेल्सी से पूछता है चार्ल्स कहाँ है? तो चेल्सी बड़े दुख के साथ कहती है वो तो चला गया। अगले दिन भी चांद पूरा दिखता है तो चेल्सी फिर बेसमेंट जाती है। पोर्टल खुला अभी होता है लेकिन चार्ल्स नहीं दिखता, शायद वो अपने आने वाले कमरे में आया ही नहीं। चेल्सी बहुत दुखी होती है। अगले दिन दोस्तों एक बहुत ही पुराने बैंक का मैनेजर आता है जिनका बैंक 18th सेंचुरी में शुरू किया गया था और आज तक चल रहा है। वो पूछता है क्या आप ही चेल्सी हैं? चेल्सी कहती है हाँ। वो चेल्सी को एक लेटर देता है और बताता है कि यह हमारे बैंक में 200 साल से भी पहले सेफ में रखवाया गया था। हम लगभग 10 जनरेशन से इसको संभाल कर रखे हुए हैं। उस वक्त किंग चार्ल्स बार्कले फोर्थ ने ये लेटर हमारे बैंक में रखवाया था और लिखा था कि ये 2024 में इस राजमहल में रहने वाली चेल्सी को सौंपा जाए। अब चेल्सी उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो चार्ल्स ने लिखा होता है कि माय डियर चेल्सी, हमारे राजमहल को नीलामी से बचाने के लिए मैंने ये इंतजाम किया है। उस दिन तुम्हें छोड़कर अपने टाइमलाइन में आने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि तुम अगले दिन टाइम पोर्टल के पास मुझे देखने के लिए आओगी, लेकिन मेरे टाइमलाइन में 1000 पाउंड्स को ले जाकर न्यूयॉर्क के इस पुराने बैंक में डिपॉजिट करने में पूरा 1 हफ्ता लग गया। इसीलिए मैं अगले दिन तुमसे मिल नहीं पाया। मैं वापस आऊंगा या नहीं ये तो पता नहीं, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हारे नाम ये 1000 पाउंड्स जमा किए हैं जो कि तुम्हारे टाइमलाइन में एक बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। वो रकम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और उस रकम से तुम हमारे राजमहल को खरीद कर इसे नीलामी से बचा लेना। मैनेजर कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि 250 साल पहले एक राजा ने आपके नाम ये लेटर छोड़ा और इसमें साफ साफ लिखा है कि आज की तारीख पे आपको ये लेटर मिलना चाहिए। उन्होंने 1799 में हमारे बैंक में 1000 पाउंड्स डिपॉजिट किए थे और वो भी आपके नाम पे। आज उसकी कीमत है 246 मिलियन पाउंड्स और अब वो अमाउंट आपका हो गया। बस कुछ पेपर साइन करने होंगे जिसके बाद वो अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। चेल्सी एकदम शॉक दोस्तों। अब इस राजमहल को जो क्लाइंट खरीदने वाला था उससे भी ज्यादा दाम पर चेल्सी राजमहल को खरीद लेती है। प्रिसिला की समझ में नहीं आता कि चेल्सी के पास इतनी बड़ी रकम आई कैसे। चेल्सी भी हंसकर कहती है कि मेरे पुराने जमाने का एक बॉयफ्रेंड था, उसी ने दिया, पता है। फिर ग्वेब की मदद से वो राजमहल को रेनोवेट करवाती है। 1 महीने के बाद फिर आती पूर्णमासी और चेल्सी फिर एक बार टाइम पोर्टल के पास चार्ल्स का इंतजार करती है। चेल्सी परेशान हो जाती है कि कहीं चार्ल्स को कुछ हो तो नहीं गया, वो क्यों नहीं आया। फिर वो अपने कमरे में सोने जाती है और अचानक उसे नीचे से कोई आवाज आती है। चेल्सी को लगता है कि कोई चोर घुस आया होगा। वो घबराकर एक फ्लावर वेस हाथ में लेकर नीचे जाती है और वहाँ चार्ल्स खड़ा होता है दोस्तों। उसके हाथ पे पट्टी बंधी होती है। उसे देखने के बाद चेल्सी की जान में जान आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। चार्ल्स कहता है कि मैं अपने टाइमलाइन से उस आने वाले टाइम पोर्टल से यहाँ आ गया तो मेरा हाथ जोर से उस आईने पे लगा और टूट गया। चेल्सी घबराकर पूछती है कि वो आईना टूट गया तो तुम वापस अपने टाइमलाइन में कैसे जाओगे? और तब चार्ल्स बताता है कि मैं तो कभी अपने उस टाइमलाइन में जाना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो मैंने जानबूझकर उसको तोड़ा, इसीलिए बस हाथ में चोट लग गई। पर आने से पहले मैं माँ को एक बार देखना
देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया। अब मैं कभी वापस नहीं जाने वाला। और उस आग दुर्घटना से भी मैंने अपने लोगों को बचा लिया, लेकिन मेरा परिवार यही समझेगा कि आग दुर्घटना में मैं जलकर राख हो गया, क्योंकि मेरी बॉडी उन्हें कभी मिलेगी नहीं और वो मेरी कब्र में कुछ चीजें दफना देंगे। मतलब इतिहास में कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम यहाँ आराम से जी पाएंगे। दोनों बड़े खुश होते हैं दोस्तों और किस करते हैं, और इस राजमहल को खरीदने में 100 मिलियन पाउंड्स खर्च हो जाते हैं। बाकी के 146 इनके पास, जिससे कुछ से रेनोवेट करवाते हैं और कुछ अपने पास। उसके बाद दोनों इस राजमहल में एक पीसफुल जिंदगी गुजारेंगे। इसी के साथ होती है कहानी खत्म। बाकी आप बताइए दोस्तों, मजा आया ना? ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।